एक 17 साल का हाई स्कूल लड़का सड़क के गुंडों के एक ग्रुप ने उसे घेर लिया। सबको लगा अब उसका बुरा हाल होने वाला है। कोई सस्पेंस नहीं, कोई दया नहीं, लेकिन जो अगला हुआ उसने सबकी उम्मीदें तोड़ दी। सिर्फ एक पंच में उस लड़के ने सामने वाले को ऐसे गिराया जैसे वो कोई टैंक हो। इतना खतरनाक इम्पैक्ट था कि सामने वाले का दिमाग ही काम करना बंद कर गया। बाकी गुंडे वहीं जम गए, शौक में चुप। लेकिन उनके पास संख्या थी। उन्होंने सोचा अगर एक एक करके नहीं जीत सकते तो सब मिलकर हमला करेंगे। जैसे ही ये ख्याल आया, हाई स्कूल लड़का आगे बढ़ा और एक गुंडे के चेहरे पर सीधा पंच मारा। वो आदमी हवा में उड़ गया। उसका शरीर पूरा 180 डिग्री घूमकर जमीन पर गिरा। यहाँ तक कि जंग मिन्हो भी, जो खुद को एम डोंग सुक का सक्सेसर बताता था, वो भी उस लड़के की कैजुअल सी किक नहीं सह पाया। बाद में जिसने भी ये लड़ाई देखी, सबने एक ही बात कही, ये कोई फाइट नहीं थी, ये एक तरफा मैसेकर था। उस रात वो लड़का लेजेंड बन गया। लोग उसे अर्बन डीमन किंग कहने लगे। सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने अपनी खुद की एक दुनिया बना ली थी। लेकिन यहाँ पर कहानी खुद उसी लड़के ने रोक दी, क्योंकि उसे ये सब किसी फिक्शनल कहानी जैसा लग रहा था। फिर भी अपने दोस्त की बातों से शाओ चुआन हाओ को पता चला कि वो लेजेंडरी डीमन किंग आखिर में एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। उसका दोस्त ये सब इसलिए बता रहा था क्योंकि शाओ चुआन हाओ जिस जगह जाने वाला था वो बहुत अजीब थी। वो एक स्कूल था जिसे डीमन स्कूल कहा जाता था। वहां जो भी टिकता था वो फाइटिंग जीनियस होता था और सब एक ही रूल मानते थे, ताकत ही सब कुछ है। अगर वहां तुम कमजोर साबित हुए तो तुम्हारे साथ नरक से भी बुरा होगा। उसी समय शाओ चुआन हाओ बस से उतर चुका था। देर हो चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि आज रात वो अपने अंकल के घर रुकेगा। तभी पीछे से किसी ने उसे सीटी मारकर बुलाया। पीछे मुड़कर देखा तो 3 गुंडे उसे घूर रहे थे। सामने वाला आदमी मुस्कुरा रहा था जैसे उसे कोई मजेदार चीज मिल गई हो। उन्हें देखकर शाओ चुआन हाओ के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। क्या वो उसे लूटने वाले थे? 1 मिनट बाद शाओ चुआन हाओ जमीन पर गिरा हुआ था और तीनों ने उसे घेर लिया था। उन्होंने उसका बैग छीना, सब सामान बाहर फेंका और जो भी कीमती इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी सब ले गए। शाओ चुआन हाओ को यकीन नहीं हो रहा था कि आज के समय में भी ऐसे बेवकूफ लोग उसे लूट सकते हैं। वो बिल्कुल चुप हो गया। तीनों ने तय किया कि उसका टैबलेट बेचेंगे, लेकिन एक टैबलेट से उनका मन नहीं भरा। वो उससे और पैसे निकलवाना चाहते थे। अगर आज वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो उन्होंने धमकी दी कि उसका पैंट उतारकर वीडियो बनाएंगे और उसके दोस्तों और परिवार को भेज देंगे। ये सुनकर शाओ चुआन हाओ के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा क्या इस इलाके के सारे लोग पागल हैं? इसी बीच मोटे वाले ने रिकॉर्ड बटन दबा दिया। उन्होंने कहा कि अभी वीडियो नहीं फैलाएंगे अगर वो हर महीने 5108 प्रोटेक्शन मनी देगा। ये सुनकर शाओ चुआन हाओ पूरी तरह शॉक हो गया। अगले ही पल वो खड़ा हुआ और भागने लगा। उसका महीने का खर्च सिर्फ 100,001 था। वो इतने पैसे कहाँ से लाता? लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसकी पीठ पर जोरदार दर्द हुआ। उसे मारने वाला वही आदमी था जिसने पिंक अंडरवेयर पहना था। एक ही किक में उसने शाओ चुआन हाओ को उड़ा दिया। उसका शरीर पुल से नीचे जा गिरा। गिरते ही उसे जोरदार चोट लगी और उसने खून उगल दिया। ऊपर खड़े तीनों आदमी उसे कीड़े की तरह तड़पते देख रहे थे और हंस रहे थे। उन्हें जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो मजा ले रहे थे और नीचे आकर उसे और टॉर्चर करने वाले थे। तीनों तेजी से पुल से नीचे उतरने लगे। शाओ चुआन हाओ जानता था वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अभी उसके पास सिर्फ भागने का ही रास्ता था। तभी उसने आगे एक अंधेरा सा साया देखा। स्ट्रीट लाइट के नीचे वो साफ नजर आ रहा था, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद हो। शाओ चुआन हाओ ने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन वो आदमी ऐसे खड़ा था जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा। उसकी ये ठंडी बेरुखी देखकर शाओ चुआन हाओ डर गया। उसने फिर जोर से आवाज लगाई और मदद मांगी। कुछ सेकंड बाद वो आदमी धीरे से मुड़ा और हैरानी से खुद की तरफ इशारा करके पूछा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? शाओ चुआन हाओ को लगा ये आदमी थोड़ा अजीब है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वही उसकी आखिरी उम्मीद था। उसने बस उससे मदद की गुहार लगाई। आदमी के होठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे वो बहुत एक्साइटेड हो। उसने धीरे से कहा, इतने सालों बाद कोई मुझे देख पा रहा है। जब शाओ चुआन हाओ ने उसका चेहरा साफ देखा तो वो जम गया। क्या ये इंसान है या भूत? तभी गुंडे भी नीचे आ गए। शाओ चुआन हाओ घबरा गया और उसका दिमाग खाली हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो आदमी उसकी तरफ झपटा और बोला, तुम्हारी मदद करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमें एक डील करनी होगी। जैसे ही शाओ चुआन हाओ ने हाँ कहा, उसकी चेतना अंधेरे में डूब गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने ही शरीर को देखते हुए पाया, लेकिन अब उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। 2 गुंडे उसे ऐसे घूर रहे थे
जैसे वो कोई बेवकूफ हो। एक ने ताना मारते हुए कहा, ये अपने आप से क्या बड़बड़ा रहा है, क्या फोन ने इसका दिमाग खराब कर दिया। दूसरा उसके पीछे फोन लेकर आ गया और बोला, जितना पागल बनना है बन ले, आज जितनी भी वीडियो बनानी है सब बनेगी। अगले ही पल शाओ चुआनहाओ का शरीर घूम गया और उसने आदमी का मुंह पकड़ लिया। उसी समय उसके पैर की उंगली हल्के से हिली और उसने सटीक तरीके से गुंडे के तखने पर वार किया। बस इन 2 आसान मूव्स में ही उसका शरीर उस आदमी को सिर के बल जमीन पर दे मारा। हर हरकत स्मूथ और बेरहम थी, जैसे कोई लड़ाई में पका हुआ डीमन किंग हो। जमीन पर पड़ा गुंडा जोर से गालियां देने लगा। जैसे ही उसने सिर उठाया, शाओ चुआनहाओ की जोरदार किक फिर से उस पर आ गिरी। गुंडा पूरी तरह डर गया और जान की भीख मांगने लगा। शाओ चुआनहाओ हल्का सा मुस्कुराया, उसके सफेद दांत चमके और उसकी आवाज ठंडी लेकिन डरावनी थी। डर मत, इंसानों को मारना इतना आसान नहीं होता। अगले ही सेकंड उसका पैर सीधे आदमी के चेहरे पर पड़ा और इतनी जोर से मारा कि वो गुंडा पूरे 10 मीटर दूर जा गिरा। बाकी 2 गुड्डों ने अपने गिरे हुए लीडर को देखा और फिर धीरे से शाओ चुआनहाओ की तरफ मुड़े। उन्हें समझ आ गया, आज उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया। शाओ चुआनहाओ ने शांत आवाज में कहा, तुम लोग मैजिक स्कूल के स्टूडेंट हो ना? ये कहते हुए उसने अपने बाल पीछे किए और बोला, जाकर उस स्कूल के बूढ़ों को बता देना, डीमन किंग माओ वापस आ गया है। उसी समय शाओ चुआनहाओ की चेतना जैसे हवा में तैर रही थी और नीचे के सीन को हैरानी से देख रही थी। नीचे खड़ा इंसान वही था जिसे वो सबसे अधिक जानता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। सबसे ज्यादा डर उसे अपनी हालत से लग रहा था। उसका शरीर अजीब लग रहा था, जैसे वो उसकी आत्मा जैसा कोई रूप हो। तभी बाकी 2 गुंडे अपने लीडर को गिरता देख तुरंत हमला करने दौड़े। शाओ चुआनहाओ घबरा गया और अपने शरीर को भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन फिर से सब कुछ उल्टा हुआ। वो दोनों गुंडे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाए। एक ही पंच में एक का गाल अंदर धंस गया। ये देखकर शाओ चुआनहाओ पूरी तरह हैरान रह गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके शरीर के अंदर जो आदमी है वो आखिर है क्या। कोई इंसान इतनी खतरनाक फाइटिंग स्किल कैसे रख सकता है। नीचे उसका शरीर ऐसे लड़ रहा था जैसे कोई युद्ध का देवता हो। आखिर में शाओ चुआनहाओ ने सोचा, ये जरूर सपना है, वरना ये सब मुमकिन नहीं। लेकिन भले ही उसका दिमाग कह रहा था कि ये सपना है, उसका जोश और एक्साइटमेंट आसमान छू रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में उसके शरीर ने तीनों गुंडों को हरा दिया। गुंडों को खत्म करने के बाद उसका शरीर सीधे शाओ चुआनहाओ से बात करने लगा और आराम से बोला, तीनों का काम खत्म हो गया क्या? ये रिजल्ट तुम्हें पसंद आया? समय जल्दी बीत गया और देखते ही देखते सुबह हो गई। शाओ चुआनहाओ अपने अंकल के घर के बिस्तर पर उठा। जैसे ही उसने उठने के लिए हाथ लगाया, उसके हाथ में तेज दर्द हुआ। नीचे देखा तो उसका हाथ सोचकर थैले जैसा हो गया था। दर्द इतना तेज था कि सहना मुश्किल था। उसने ऐसा दर्द पहले कभी महसूस नहीं किया था। फिर जो हुआ उसने उसे पूरी तरह चुप कर दिया। उसके बिस्तर के ऊपर हवा में एक आदमी तैर रहा था। उसके हाथ का दर्द बिल्कुल असली था और साफ बता रहा था कि जो कुछ भी कल रात हुआ वो सपना नहीं था। उसी समय शाओ चुआनहाओ ने देखा कि उस आदमी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है। जैसे ही उसने उस पर लिखा नाम देखा, उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये सब सच में उसके साथ हो रहा था। आदमी वही था जिसके बारे में उसके दोस्त ने फोन पर बताया था, अर्बन डीमन किंग माओ। कहानी कुछ साल पीछे गई जब माओ शहर का डीमन किंग बना था, घमंडी और अजय। उसे लगता था वो हमेशा सबसे ताकतवर रहेगा, लेकिन एक दिन गाड़ी चलाते समय उसने सड़क पर ध्यान नहीं दिया और सीधा बिजली के खंभे से टकरा गया। टक्कर लगते ही गाड़ी फट गई और वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका शरीर तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा रही। उसके बाद से माओ एक भटकती हुई आत्मा बनकर शहर में घूमता रहा। इतने समय तक कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था और वो किसी से इंटरैक्ट भी नहीं कर सकता था। वो बस एक अकेला भटकता हुआ भूत बन गया था। उसे लगता था वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन कल रात उसकी मुलाकात शाओ चुआनहाओ से हुई। उसकी कहानी सुनने के बाद शाओ चुआनहाओ ने सीधा निष्कर्ष निकाला कि वो एक भूत है। माओ को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन वो इसे झूठ भी नहीं कह सकता था। शाओ चुआनहाओ खुद भी परेशान था कि एक भूत के साथ क्या करे। वो बस चाहता था माओ उससे दूर रहे। लेकिन समस्या ये थी कि वो भूत सिर्फ शाओ चुआनहाओ को ही पहचानता था और सिर्फ वही उसे देख सकता था। इसलिए माओ उसके पीछे ही रहने वाला था। कुछ समय बाद माओ शाओ चुआनहाओ के साथ उसी स्कूल गया जिसे पहले डीमन स्कूल कहा जाता था, लेकिन अब उसका नाम बदलकर फॉन्टियन हाई स्कूल हो चुका था। माओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए नाम बदला हो सकता है, लेकिन जगह की असली नेचर नहीं बदली। ये अब भी डीमन स्कूल ही था। शाओ चुआनहाओ पिछली रात की बातों में नहीं उलझना चाहता था। उसने माओ को मदद के लिए धन्यवाद कहा और जाने को कहा। लेकिन मुसीबत को बुलाना आसान होता है,
हटाना मुश्किल। माओ की अगली बात सुनकर शाओ चुआनहाओ का दिल बैठ गया। माओ का प्लान सीधा था। उसके पास जबरदस्त फाइटिंग स्किल है, लेकिन उसके पास शरीर नहीं है, और शाओ चुआनहाओ का शरीर उसके लिए परफेक्ट है। वो चाहता था कि शाओ चुआनहाओ उसके साथ मिलकर कुछ बड़ा करे। माओ ने अपने पुराने दिन याद करते हुए कहा, अगर वो दोनों साथ काम करें तो शाओ चुआनहाओ भी जल्दी ही उस लेवल तक पहुंच सकता है। शाओ चुआनहाओ उसे खाली नजरों से देखता रहा और बिना सोचे मना कर दिया। वो बस नॉर्मल तरीके से स्कूल खत्म करना चाहता था और बाद में साधारण जॉब करना चाहता था। अर्बन डीमन किंग का नाम उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता था। जो पागलपन उसने कल देखा था वो अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था, और वो ऐसे लोगों से फिर कभी नहीं जुड़ना चाहता था। उसे ना तो माओ की बातों पर भरोसा था और ना ही उसके साथ काम करने का इरादा, इसलिए उसने साफ कह दिया कि वो मदद नहीं करेगा। माओ किसी और को ढूंढ ले। ये सुनकर माओ कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडी और लगभग धमकी भरी आवाज में कहा कि शाओ चुआनहाओ शायद कुछ गलत समझ रहा है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अगर वो मान गया तो वो जिंदा रह सकता है, नहीं तो माओ जबरदस्ती उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, माशीहाओ का हाथ शाओ चुआनहाओ के गले पर तस गया और उसकी सांस रुकने लगी। शाओ चुआनहाओ ने कभी सोचा भी नहीं था कि कल रात गुंडों से बचने के बाद अब उसे इस खतरनाक अस्तित्व से अपने शरीर को बचाना पड़ेगा। उसी पल उसके अंदर से एक जबरदस्त विरोध की ताकत निकली और उसने जोर से माशीहाओ का हाथ झटक दिया। माशीहाओ एक पल के लिए रुक गया, फिर तुरंत समझ गया कि क्या हुआ। उसे पता चल गया कि जबरदस्ती से काम नहीं बनेगा। वो तभी इस शरीर को इस्तेमाल कर सकता है जब शाओ चुआनहाओ खुद मान जाए। ये समझते ही उसने तुरंत अपना अंदाज बदल लिया और आराम से बोला कि उसने कभी कहा ही नहीं कि वो शरीर छीनना चाहता रहे, बस थोड़ी देर के लिए उधार लेना चाहता है। लेकिन अब शाओ चुआनहाओ उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। थोड़ी देर पहले उसकी आंखों में जो नजर आई थी उसने सब साफ कर दिया था। गुस्से में शाओ चुआनहाओ ने सिर उठाकर चिल्लाया और उसे तुरंत अपनी नजरों से दूर जाने को कहा। जब शाओ चुआनहाओ को होश आया तो उसके सामने माशीहाओ नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। अचानक हुए इस बदलाव से माहौल अजीब हो गया और शाओ चुआनहाओ शर्म से जमीन में गिर जाना चाहता था। किसी गलतफहमी से बचने के लिए उसने जल्दी जल्दी समझाना शुरू किया कि वो उससे नहीं बल्कि अपने पास खड़े भूत से बात कर रहा था। लड़की ठंडी हंसी हंसकर चली गई और उसे पागल समझ लिया। उसे जाते देख शाओ चुआनहाओ को एहसास हुआ कि ये स्कूल को-एड है, लेकिन जब उसका चेहरा फिर याद आया तो उसके गाल अपने आप गर्म हो गए। शाओ चुआनहाओ ने माशीहाओ से कहा कि वो तुरंत उसके पास से चला जाए, अभी उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, माशीहाओ गायब हो चुका था और उसने राहत की लंबी सांस ली। अब उसे हल्का महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो क्लासरूम पहुंचा और अपना छोटा सा परिचय दिया। खत्म होने के बाद टीचर ने उसे पीछे की सीट दे दी। वहां बैठते ही उसे अजीब लगा क्योंकि सबकी नजरें उसी पर थी और लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। उसे लगा इस क्लास में घुलना मिलना आसान नहीं होगा। थोड़ी देर सोचकर उसने तय किया कि वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देगा और पढ़ाई पर फोकस करेगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। पीछे मुड़कर उसने देखा कि चश्मा पहने एक लड़का बैठा है जिसके सुनहरे खड़े बाल थे। उसने बताया कि आज उनकी सफाई की ड्यूटी है। घंटी बजते ही वो लड़का उसे स्कूल घुमाने ले गया और रास्ते में सफाई के नियम समझाने लगा। हर स्टूडेंट को अपना एरिया ठीक से संभालना होता है और कोई गलती हुई तो पूरे क्लास के मार्क्स कट जाते हैं। ये सुनकर शाओ चुआनहाओ ने मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा। पहला ही दिन और उसे सफाई का काम मिल गया। चलते चलते उस लड़के ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम शाओ चुआनहाओ है और तुम इस स्कूल में क्यों आए हो? शाओ चुआनहाओ ने बताया कि उसके पेरेंट्स अचानक शहर आ गए, इसलिए उसे भी ट्रांसफर लेना पड़ा। आसपास के सारे स्कूल भर चुके थे और सिर्फ फॉन्टियन हाई में ही जगह बची थी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही लड़के ने उसे रोक दिया और कहा कि इस जगह को फॉन्टियन हाई नहीं कहते। इस इलाके में कोई भी इसे उस नाम से नहीं बुलाता क्योंकि ये स्कूल छोटे छोटे शैतानों से भरा हुआ है। यहाँ आने वाला हर स्टूडेंट एक ही मकसद से आता है, देश का सबसे खतरनाक और दुनिया का सबसे ताकतवर बनने के लिए। आसान शब्दों में ये एक ऐसा हाई स्कूल है जहां सिर्फ ताकत की चलती है। शाओ चुआनहाओ पूरी तरह समझ नहीं पाया और कुछ पूछने ही वाला था कि तभी अचानक एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर पड़ा। उसने सोचा भी नहीं था कि पतला सा दिखने वाला ये लड़का उसे एक ही वार में उड़ा देगा। गुस्से और हैरानी में शाओ चुआनहाओ ने पूछा,
उसे अचानक क्यों मारा, लेकिन अगले ही पल वो वही जम गया। आसपास का शोर बढ़ने लगा और हर तरफ से लोग उसे घेरने लगे। अनगिनत नजरें उसी पर टिकी थी। इस स्कूल में नया स्टूडेंट आना बहुत रेयर था, इसलिए सब एक्साइटेड थे। कुछ ही मिनटों में बच्चे खिड़कियों से झांकने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि इस स्कूल का एक अनकहा नियम था कि हर नए स्टूडेंट को लड़ाई की परीक्षा देनी होती है। ये अचानक हालात देखकर शाओ चुनहाओ घबरा गया। उसी समय वो सुनहरे बालों वाला लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ आया और बोला कि इस डीमन स्कूल में सब कुछ मुट्ठियों से तय होता है। ये कहते हुए उसने अपना आर्मबैंड उसके सिर पर फेंका और चश्मा उतार दिया। अगले ही पल उसने अपनी आस्तीनें ऊपर की और उसके हाथों की मजबूत मांसपेशियां और डरावने टैटू नजर आने लगे। उसने इशारा किया कि शाओ चुनहाओ खड़ा हो जाए और कहा कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए ये फर्स्ट ईयर का टेस्ट है, उनकी लड़ाई अब शुरू होगी। शाओ चुनहाओ ने चारों तरफ देखा और हैरान हुआ कि कोई भी इस लड़ाई को रोकने नहीं आ रहा। यहाँ तक कि दूसरी मंजिल पर खड़े टीचर ने भी ये सब देखकर खिड़की बंद कर दी। तब शाओ चुनहाओ को समझ आ गया कि यहाँ के टीचर ना रोक सकते हैं ना रोकेंगे। तभी एक आदमी जो फूलों वाली शर्ट पहने था चिल्लाया कि जो भी बेट लगाना चाहता है वो इधर आ जाए। थोड़ी ही देर में लोग पैसे लगाने लगे। किसी ने 5001 लगाए कि नया स्टूडेंट जीतेगा। इसी वजह से सब लोग इस लड़ाई को लेकर इतने एक्साइटेड थे। शाओ चुनहाओ ने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल में ऐसा खुलेआम होगा। तभी सुनहरे बालों वाला लड़का आगे बढ़ा और शाओ चुनहाओ का कॉलर पकड़ लिया। अगले ही पल उस पर पंचेस की बारिश होने लगी। शाओ चुनहाओ ने जल्दी से समझाने की कोशिश की कि वो क्लासमेट्स हैं और बात करके सुलझा सकते हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना और ठंडी आवाज में बोला कि अब से शाओ चुनहाओ इस पूरे एरिया की सफाई करेगा। पंचेस इतने तेज थे कि शाओ चुनहाओ को सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी उसने सिर घुमाया, देखा कि मसीहाओ की आत्मा उसके पीछे खड़ी है। मसीहाओ ने पीछे से कहा कि सही लड़ाई की दूरी पंचेस के लिए होती है, ऐसे खड़े रहकर मार खाना नहीं। उसे सामने वाले की कमर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देना चाहिए। उसने तुरंत ऐसा करने को कहा और चेतावनी दी कि नहीं तो वो जल्दी ही पिट जाएगा। ये सुनकर शाओ चुनहाओ ने सोचना बंद किया। वो आगे बढ़ा, उसने ब्लॉन्ड लड़के की कमर पकड़ी और जोर से उसे जमीन पर पटक दिया। ये देखकर भीड़ जोर से चिल्लाने लगी। घबराकर ब्लॉन्ड लड़के ने उसे छोड़ने के लिए चिल्लाया। पीछे से मसीहाओ की आवाज और तेज हो गई और वो कहने लगा कि ऐसे ऊपर मत रुको, तुरंत पलट जाओ वरना मुश्किल हो जाएगी। उसकी बेरहंगी हरकतों से परेशान होकर मसीहाओ ने कहा कि ऐसे संघर्ष करने की बजाय शाओ चुनहाओ उसे शरीर दे दे ताकि वो आसानी से इस छोटे मोटे दुश्मन को खत्म कर सके। लेकिन शाओ चुनहाओ ने इतनी आसानी से अपना शरीर देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर उसे वापस नहीं मिला तो अंजाम सोच से भी बाहर था। इसी बीच अचानक ब्लॉन्ड लड़के ने उसके बाल पकड़ लिए। ये देखकर मसीहाओ का चेहरा सख्त हो गया और उसने चेतावनी दी कि इस हालत में फंसना बहुत खतरनाक है। अगले ही पल जोरदार आवाज के साथ ब्लॉन्ड ने उसका सिर पकड़कर सीधे उसके गाल पर दे मारा। तेज दर्द उसके चेहरे में फैल गया और वो इंस्टिंक्ट से अपना गाल पकड़ना चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ब्लॉन्ड का हमला लगातार जारी रहा। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि आज शाओ चुनहाओ से मिलकर उसे खुशी हुई और जब वो जीत जाएगा तो ये पूरा इलाका शाओ चुनहाओ को साफ करना पड़ेगा। ये कहते हुए उसके मुक्के लगातार उसके पेट पर बरसते रहे। सच में ब्लॉन्ड खुद भी बेचारी हालत में था, क्योंकि शाओ चुनहाओ के आने से पहले वही सबसे ज्यादा पिटता था और हर दिन कचरा साफ करने को मजबूर था। लेकिन अब हालात बदल गए थे और शाओ चुनहाओ के आने से उसे अपना दर्द किसी और पर डालने का मौका मिल गया था। शाओ चुनहाओ इतना पिटा कि उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा और उसकी नजर धुंधली होने लगी, लेकिन आसपास खड़े स्टूडेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे ये सब आम बात हो। उस पर शाओ चुनहाओ को यकीन हो गया कि ये स्कूल पूरी तरह पागल है। यहाँ किसी को उसकी जान की परवाह नहीं थी, बस फाइट का रिजल्ट मायने रखता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। तभी ब्लॉन्ड का एक और जोरदार पंच उसके गाल पर पड़ा और उसका शरीर कई मीटर दूर जाकर गिरा। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, पूरा माहौल जोरदार चीयर से गूंज उठा। शाओ चुनहाओ जमीन पर पड़ा रहा, बिल्कुल हिले बिना, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसी समय उसके दिमाग में मसीहाओं की आवाज गूंजी और उसने शांति से इस दुनिया की सच्चाई बताई कि डीमन स्कूल में अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो तुम्हें सिर्फ मार खानी पड़ेगी। यही सच है, लेकिन तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मुलाकात इस स्कूल के पुराने डीमन किंग से हुई है। बस अपना शरीर दे दो और मैं इन सबको संभाल लूंगा। उसने फिर वही डील रखी कि एक शरीर को शेयर करेंगे और दोनों का फायदा होगा। इस बार शाओ चुनहाओ ने तुरंत मना नहीं किया। उसने साइड में खड़े ब्लॉन्ड को देखा जो क्राउड के साथ खुश हो रहा था। फिर उसका कांपता हुआ शरीर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। ये देखकर ब्लॉन्ड एक पल के लिए चौंक गया, फिर गुस्से में बोला कि तुम अभी भी खड़े हो, जितना दिखते हो उससे ज्यादा मजबूत हो। ये कहते हुए वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और चिल्लाया, अब बस लेट जाओ, चाहे जितनी कोशिश कर लो कोई फायदा नहीं। लेकिन उसे पता नहीं था
कि अब शाओ चुनहाओ पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसी पल उसने मशीहाओ की बात मान ली थी और अपने शरीर का कंट्रोल उसे दे दिया था। उसी समय ब्लॉन्ड का पंच उसके चेहरे की तरफ आ रहा था और उसके चेहरे पर पागलपन भरी खुशी थी। ये वाह लड़ाई खत्म कर सकता था, लेकिन अगले ही पल सब बदल गया, क्योंकि शाओ चुनहाओ ने उसका पंच एक हाथ से पकड़ लिया। उसने सिर उठाकर उसे घूरा और ठंडी नजर से पूछा, क्या बकवास कर रहा है। ये देखकर ब्लॉन्ड पीछे हट गया और उसके दिमाग में सवाल भर गए कि सामने वाले की प्रेजेंस अचानक इतनी बदल कैसे गई। उस समय शाओ चुनहाओ का शरीर पूरी तरह मशीहाओ के कंट्रोल में था। मशीहाओ ने खून थूका और पूरे शरीर में दर्द महसूस किया। उसके होंठ भी फट चुके थे, फिर भी उसे अंदर से अजीब सा संतोष मिल रहा था। आसपास खड़े लोगों को भी माहौल अजीब लगने लगा, जैसे कुछ बदल गया हो। मशीहाओ की नजर ब्लॉन्ड पर टिकी और उसके मन में ख्याल आया कि उसे अपने साथ काम करने वाले लोग चाहिए। कल रात वाले गुंडों को वो मना सकता था, लेकिन उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि सामने खड़ा ये ब्लॉन्ड लड़का उसे पसंद आया, क्योंकि ऐसी जिद और सहन शक्ति वाले लोग कम होते हैं। उसी समय उसने तय कर लिया कि ये ब्लॉन्ड उसका पहला साथी बनेगा। जैसे ही उसने ये कहा, आसपास के स्टूडेंट्स हंस पड़े, लेकिन ब्लॉन्ड गुस्से में था और बोला, क्या मरना चाहता है? उसकी नजर में जो अभी तक पिट रहा था, उसे जज करने का कोई हक नहीं था। फिर उसने हमला किया, लेकिन मशीहाओ हल्का सा हंसा और अगले ही पल उसने अपना दाहिना मुक्का उसके गाल पर मारा। तुरंत बाद बायां मुक्का उसके पेट में दे मारा और आखिर में एक जोरदार अपरकट से उसे खत्म कर दिया। ये 3 हमलों का कॉम्बो उसे तोड़ने के लिए काफी था। ब्लॉन्ड के मुंह से खून निकला और उसे समझ नहीं आया वो कैसे हार गया। आसपास के स्टूडेंट्स भी हैरान थे, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि नया स्टूडेंट इतना ताकतवर होगा। ब्लॉन्ड हवा में उड़ा, लेकिन फिर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि कंफ्यूजन था, और वही कंफ्यूजन उसकी लड़ने की इच्छा और बढ़ा रहा था। अगर उसे पता होता कि सामने खड़ा इंसान उसका आइडल डीमन किंग मशीहाओ है, तो उसका रिएक्शन क्या होता, कोई नहीं जानता। मशीहाओ ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई यहीं खत्म होती है, अब से तुम मेरे आदमी हो। ये कहते ही उसने एक और तेज पंच मारा, जिसने ब्लॉन्ड के चेहरे को लगभग चपटा कर दिया। उसका मुक्का हटते ही उसके गाल पर गहरा निशान दिखने लगा। इसके बाद शाओ चुनहाओ के सर में हल्का झटका आया और कंट्रोल वापस उसके पास आ गया। वो पूरी तरह हैरान था, क्योंकि मशीहाओ ने पल भर में सब खत्म कर दिया था। इसके बाद जोरदार तालियां गूंजने लगीं। 17 साल का शाओ चुनहाओ अपने पहले दिन ही जीत के साथ खत्म कर चुका था। हवा में तैरते हुए मशीहाओ ने शांत आवाज में कहा कि अपने कमजोर शरीर को ट्रेन करो, वरना हर लड़ाई बहुत दर्द देगी। ये कहते ही शाओ चुनहाओ के दाहिने हाथ में तेज दर्द उठा। जब उसने देखा तो उसका हाथ सच में फ्रैक्चर हो चुका था। अगले ही पल वो घुटनों पर गिर गया और डर के मारे अपना हाथ हिलाने लगा कि कहीं ये ठीक होगा या नहीं। उसे पता नहीं था कि तीसरी मंजिल पर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, यह लड़का काफी इंटरेस्टिंग है। शाओ चुनहाओ के हाथ में फ्रैक्चर होने की वजह से उसे तुरंत फाउंटेन हॉस्पिटल ले जाया गया। लकीली चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, बस साधारण फ्रैक्चर था और आगे कोई बड़ा नुकसान नहीं था। फिर भी शाओ चुनहाओ समझ चुका था कि ये सब कितना खतरनाक है। मशीहाओ उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि जिसने मारा उसी हाथ को तोड़ लिया, कितना कमजोर है तो। फिर उसने टोन बदली और कहा कि मैंने तेरी मदद की, अब तेरी बारी है मेरी मदद करने की। ये फेयर है ना? शाओ चुनहाओ मानना नहीं चाहता था, लेकिन सच यही था कि उसी ने मशीहाओ से मदद मांगी थी, इसलिए वो उसके साथ चल पड़ा बिना किसी मकसद के। कुछ देर बाद मशीहाओ ने अचानक एक हॉस्पिटल बेड की तरफ इशारा किया। शाओ चुनहाओ ने ऊपर देखा तो वहां इंटेंसिव केयर यूनिट लिखा था। मशीहाओ ने आराम से कहा, यही मेरा कमरा है, अंदर जाओ। जैसे ही शाओ चुनहाओ ने अंदर लेटे हुए इंसान को देखा, उसका दिमाग पूरी तरह हिल गया। अस्पताल के बेड पर पड़ा आदमी बिल्कुल मशीहाओ जैसा ही दिख रहा था। उसका असली शरीर वहां शांत पड़ा था, मशीनों और दवाइयों से जुड़ा हुआ, लेकिन बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। शाओ चुनहाओ ने हैरानी से पूछा कि उसने सुना था कि वो कार एक्सीडेंट में मर गया, फिर उसका शरीर यहाँ कैसे है? मशीहाओ खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया। उसे बस इतना पता था कि उसकी आत्मा अलग हो गई और पीछे एक जिंदा लाश छोड़ गई। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा कि वो एक्सीडेंट असल में एक्सीडेंट नहीं था। जांच के दौरान डिटेक्टिव ने बताया था कि ब्रेक लाइन जानबूझकर काटी गई थी, उसी वजह से क्रैश हुआ। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन उसकी गाड़ी डीमन स्कूल में खड़ी थी और उस दिन कैंपस में कोई नहीं आया था। सारे क्लूज से यही लगता था कि ये काम एकेडमी के अंदर के किसी इंसान ने किया है। उसने शाओ चुनहाओ को याद दिलाया कि उनकी डील है, उसने उसकी मदद की है, अब उसकी बारी है उस इंसान को ढूंढने की जिसने उसके साथ ये किया। शाओ चुनहाओ ने उसे डिसबिलीफ में देखा और बिना कुछ बोले अपना फोन निकाला और सर्च करने लगा कि स्कूल कैसे छोड़ा जाए। ये देखकर मशीहाओ का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने पूछा कि मदद करने की बात कही थी तो अब स्कूल छोड़ने की क्यों सोच रहा है? ये सुनकर शाओ चुनहाओ थोड़ा हिला
लेकिन उसने जल्दी फैसला कर लिया कि उसकी जान ज्यादा जरूरी है। अगर वो उस स्कूल में वापस गया तो वो जरूर मर जाएगा, क्योंकि वहां सब पागल है। ये सुनकर मा शीहाओ गुस्से से भर गया, लेकिन शाओ चुआनहाओ को ये रास्ता बहुत डरावना लग रहा था। वो बस एक साधारण स्टूडेंट था, ना वो मा शीहाओ जितना मजबूत था और ना वैसी जिंदगी जीना चाहता था। वो बस एक शांत और सामान्य जीवन चाहता था। ये सुनकर मा शीहाओ हंसा और बोला, जब वो डीमन किंग बना था तब वो भी सिर्फ 17 साल का था। फिर बोला, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन फिर मैं भी अपनी मर्जी से करूंगा। ये कहते ही शाओ चुआनहाओ को अपनी पीठ पर एक भारी हाथ महसूस हुआ और मा शीहाओ ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा कि वो 24 घंटे उसके साथ रहेगा। सुबह आंख खोलने से लेकर रात को सोने तक, चलना, खाना, हर पल वो उसके साथ रहेगा, यहां तक कि बाथरूम में भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसने बदला लेने में मदद नहीं की तो वो जौंक की तरह उससे चिपका रहेगा। 10 साल, 20 साल नहीं, बल्कि जब तक वो बूढ़ा होकर मर नहीं जाता। ये धमकी पूरी तरह काम कर गई और शाओ चुआनहाओ डर से कांपने लगा। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। 1 घंटे बाद दोनों वापस फॉन्टेन हाई स्कूल पहुंचे। जाने से पहले मा शीहाओ ने आखिरी बार कहा कि एक आदमी अपनी बात रखता है, मेरा बदला लेने में मदद करो और मैं तुम्हें पूरी तरह छोड़ दूंगा। ये कहकर वो गायब हो गया। शाओ चुआनहाओ घुटनों पर गिर गया और समझ गया कि अब कोई रास्ता नहीं है। उसे उसी खतरनाक स्कूल में जाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए उसने सोचा पहले कैफेटेरिया जाकर खाना खा ले। वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया, क्योंकि वहां महंगे इंग्रेडिएंट्स से बने कई तरह के खाने थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ये उसका पहला मौका था जब उसने स्कूल कैफेटेरिया को बफे की तरह देखा। उसने सोचा आज तो पेट भरकर खाएगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, किसी ने उसे रोक लिया। पीछे देखा तो वही ब्लॉन्ड लड़का था जिसे उसने सुबह हराया था। उसने कहा कि यह जगह उनके लिए नहीं है। 10 मिनट बाद ब्लॉन्ड के साथ शाओ चुआनहाओ ने कुछ डिशेस ली, लेकिन खाने से अजीब बदबू आ रही थी और चावल भी खराब लग रहा था। गुस्से में उसने ट्रे फेंक दी और कहा, यह स्टूडेंट्स का खाना नहीं है, ये तो सुअर भी ना खाए। ब्लॉन्ड ने बताया कि यही नॉर्मल खाना है और जो अच्छा खाना उसने पहले देखा वो सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए है। इस स्कूल में खाना दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। यहाँ मार्क्स या उम्र की कोई वैल्यू नहीं है। हर स्टूडेंट के बैज का कलर उसका स्टेटस बताता है और सिर्फ ग्रीन या उससे ऊपर वाले ही अच्छा खाना खा सकते हैं। शाओ चुआनहाओ ने गुस्से में कहा कि सब एक जैसी फीस देते हैं, फिर ये फर्क क्यों? उसे क्या पता था कि ये सारे नियम खुद मा शीहाओ ने बनाए थे जब वो डीमन स्कूल का किंग बना था। उसने लड़ाई को ही हर चीज का आधार बना दिया था और उसी वजह से ये जगह नरक बन गई थी। ये सुनकर शाओ चुआनहाओ ने गुस्से से मा शीहाओ को देखा और कहा, असली दोषी तो तुम ही हो। ब्लॉन्ड ने कुछ देर चुप रहकर उससे माफी मांगी और कहा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं था, उसे बस सरवाइव करना था। फिर बोला कि वो सच में हारा नहीं है और अगर फिर लड़ाई हुई तो रिजल्ट बदल सकता है। शाओ चुआनहाओ ने उसके हाथ पर देखा और पाया कि उसके टैटू असल में स्टिकर थे। ब्लॉन्ड ने शर्माते हुए कहा कि वो असली टैटू नहीं है, बस डराने के लिए लगाए थे। कुछ समय साथ बिताने के बाद शाओ चुआनहाओ को लगा कि वो उतना बुरा नहीं है। तभी अचानक एक आदमी उनके पीछे आ गया और जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम लोग पहले एक दूसरे को मार रहे थे और अब साथ में खाना खा रहे हो। फिर उसने ब्लॉन्ड के सामने बैठकर कहा कि उसकी शुरुआत अच्छी थी। ब्लॉन्ड खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने उसे जोर से मारा और पूछा कि हार गया तो उसे इतना नुकसान क्यों हुआ। शाओ चुआनहाओ कुछ समझ नहीं पाया कि ये अचानक क्या हो रहा है। आदमी ने ब्लॉन्ड को वापस जाकर मार खाने को कहा और वो मजबूरी में मान गया। बार बार वो जाकर मार खाता रहा, यहाँ तक कि उसके चश्मे भी उड़ गए। उसे मारने वाला क्लास प्रेसिडेंट जियांग शिंगटाई था, क्योंकि उसने उस पर पैसे लगाए थे और हार गया था, इसलिए सारा गुस्सा उसी पर निकाल रहा था। ब्लॉन्ड बार बार माफी मांग रहा था और कह रहा था कि वो पैसे लौटा देगा। ये सुनकर जियांग शिंगटाई का मूड थोड़ा ठीक हुआ और उसने शाओ चुआनहाओ के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा कि उससे मिलकर अच्छा लगा। शाओ चुआनहाओ को डर लगा, क्योंकि अगर वो क्लास प्रेसिडेंट है तो वो फर्स्ट ईयर का सबसे ताकतवर स्टूडेंट है। उसके बैज का कलर रेड था, जो सबसे ऊंचा रैंक दिखाता है। उसने शाओ चुआनहाओ को साथ चलने को कहा और स्कूल दिखाने लगा। उसने ब्लॉन्ड की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि उसके लिए हारने वाले किसी काम के नहीं होते। जाते वक्त शाओ चुआनहाओ ने पीछे मुड़कर ब्लॉन्ड को देखा और उसे उसके लिए थोड़ी सिंपैथी महसूस हुई। स्टोर पहुंचकर जियांग शिंगटाई कैजुअल तरीके से बात करने लगा और जब उसे पता चला कि शाओ चुआनहाओ ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली
तो वो हैरान रह गया और उसे जीनियस समझने लगा। थोड़ी देर में उन्होंने 2 पार 8 सिर्फ 2 के स्नैक्स ले लिए। शाओ चुआनहाओ को लगा ये बहुत महंगे हैं, लेकिन जियांग शिंगताई ने उसे पैसे देने को कहा। शाओ चुआनहाओ के पास सिर्फ 3100 ताला थे और अगर वो दे देता तो महीने भर में ही चल पाता, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान देखकर वो मना नहीं कर पाया। जैसे ही उसने पैसे निकालने के लिए हाथ डाला, उसे नोट्स महसूस ही नहीं हुए। ऊपर देखा तो उसका हाथ मिडिल फिंगर दिखा रहा था। ये देखकर माहौल अजीब हो गया और उसे खुद समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। तभी उसके पीछे मा शीहाओ आ गया और बोला, अगर पैसे नहीं है तो मत खरीदो, वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है और तुम्हें विरोध करना चाहिए। लेकिन शाओ चुआनहाओ इतना डर गया था कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। क्लास प्रेसिडेंट का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन अगले ही पल वो हंस पड़ा और बोला कि वो बस मजाक कर रहा था। तभी शाओ चुआनहाओ को समझ आया कि ये सच में टेस्ट था। फिर उसने उसे येलो बैज दिया और कहा कि अब उसका रैंक बढ़ गया है और वो ऑफिशियली डीमन स्कूल का हिस्सा है। उसने कहा कि उसे उसका एटीट्यूड पसंद है और अब वो दोस्त है। शाओ चुआनहाओ समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या कोई चाल। धीरे धीरे क्लास के बाकी लोग भी उस पर ध्यान देने लगे और कुछ लोग उससे दूर रहने लगे। अब वो क्लास के कोने में रहने वाला नहीं रहा, बल्कि क्लास लीडर के साथ घूमने लगा, जिससे उसका स्टेटस बढ़ गया। उसे ये सब थोड़ा अच्छा लगने लगा और उसने सोचा अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो शांति से ग्रेजुएट कर लेगा। लेकिन जैसे ही वो क्लास में घुसा, उसे कुछ अजीब लगा। उसकी नजर एक बड़े कीड़े पर पड़ी और किसी को उसे रिकॉर्ड करते देखा। आगे ब्लॉन्ड लड़का इंसेक्ट वाला खाना लेकर खड़ा था और कुछ बुली उसे मजबूर कर रहे थे कि वो उसे खाए ताकि वो वीडियो ऑनलाइन डाल सके। क्योंकि उन्होंने उस पर बेट लगाई थी और हार गए थे, इसलिए अब वो लाइव स्ट्रीम बना रहे थे। जियांग शिंगताई हंसने लगा और बोला, ये आइडिया शानदार है। फिर उसने ब्लॉन्ड को पकड़कर धमकी दी कि प्रॉफिट बराबर बांटना होगा वरना बुरा होगा। ब्लॉन्ड चुप रहा और कुछ नहीं बोला। फिर जियांग शिंगताई ने शाओ चुआनहाओ की तरफ देखा और इंसेक्ट वाली ट्रे उसके हाथ में दे दी और मुस्कुराते हुए कहा कि ये नया आइडिया है, इसलिए तुम्हें भी इसमें शामिल कर रहा है। तुम इसे खिलाओ, इसके मुंह में डालो। ये सुनते ही शाओ चुआनहाओ का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे ऐसा कुछ करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। पास में तैरते हुए मा शीहाओ ने धीरे से कहा, जल्दी करो, अगर नहीं किया तो अगला निशाना तुम बनोगे। उसी समय 2 बुली पहले ही ब्लॉन्ड लड़के का मुंह जबरदस्ती खोल रहे थे। अगर शाओ चुआनहाओ कीड़े उसके मुंह में डाल देता तो आज की सारी परेशानी खत्म हो जाती। मा शीहाओ बार बार उसे पुकसा रहा था कि जल्दी करो, इसमें क्या है, कीड़े खाने लायक ही होते हैं और प्रोटीन से भरे होते हैं। शाओ चुआनहाओ कुछ देर तक उन कीड़ों को देखता रहा। उसे अंदर से ये सब गलत लग रहा था, लेकिन अगर उसने मना किया तो क्लास लीडर उसे ही निशाना बनाएगा। क्लास लीडर की नजर उसके ऊपर टिकी थी। तभी शाओ चुआनहाओ ने अचानक हाथ उठाया और कीड़ों की ट्रे जमीन पर पटक दी। क्लास लीडर एक पल के लिए रुक गया, फिर उसके चेहरे पर गुस्सा आया जिसे उसने दबा लिया और पूछा, ये क्या कर रहा है। सिर झुकाकर शाओ चुआनहाओ ने कहा, यह सब गलत है, इसे रोकना चाहिए, ये बच्चों वाला घटिया खेल है, इसका कोई मतलब नहीं। क्लास लीडर उसे घूरता रहा, फिर हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे पास आइडियाज तो है, लेकिन मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, बल्कि हद तो तुम पार कर रहे हो। ये कहते ही उसने जोरदार थप्पड़ मारा जिससे शाओ चुआनहाओ दूर जा गिरा। उसने कहा, आइडियाज हैं लेकिन मजा नहीं है, कितना बेकार है। फिर उसने लगातार उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। उसका गुस्सा बेवजह नहीं था, क्योंकि शाओ चुआनहाओ ने उस चीज को छू लिया था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, यानी बेकार के आदर्श। उसे ऐसे प्रिंसिपल से नफरत थी क्योंकि वो लोगों को बांधते हैं। ये कहते हुए उसने और तेज मारना शुरू किया। सिर्फ 2.5 सेकंड में 18 थप्पड़। इस स्कूल में बिना ताकत के बस मार ही खानी पड़ती है, यही सच्चाई है। उसकी बातें सुनकर शाओ चुआनहाओ को लगा ये सब उसने पहले भी सुना है। उसे याद आया कि माओ ने भी यही कहा था कि इस दुनिया में ताकत नहीं तो सिर्फ मार खानी है। ये दोनों जैसे एक ही सोच से निकले हों। क्लास लीडर ने उसका कॉलर पकड़कर कहा, क्या तुम यहाँ आने से पहले स्ट्रॉन्ग और वीक का नियम नहीं जानते थे? शाओ चुआनहाओ जोर जोर से सांस ले रहा था और उसे समझ आ गया कि उसकी मासूम सोच अब काम नहीं आएगी। चाहे जियांग शिंगताई हो या मा शीहाओ, दोनों सच ही कह रहे थे। उसी समय क्लास लीडर को भी लगा कुछ बदल गया है। शाओ चुआनहाओ की प्रेजेंस अलग हो गई थी। शाओ चुआनहाओ ने उसका हाथ पकड़ा और शांत आवाज में कहा, तुम सही हो, ये स्कूल स्ट्रॉन्ग का है। अगले ही पल उसने अपना सिर सीधा उसके नाक पर दे मारा। सब लोग हैरान रह गए कि किसी ने क्लास प्रेसिडेंट पर हाथ उठाया। उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। शाओ चुआनहाओ ने आराम से अपना कॉलर ठीक किया और कहा,
एक रेड बैज वाला छोटा सा आदमी और इतना घमंड। उसी पल अर्बन डीमन किंग मा शिहाओ ने पूरा कंट्रोल ले लिया। मा शिहाओ ने ऊपर तैरते शाओ चुनहाओ से कहा, अगली बार इतना पिटने के बाद मुझे कंट्रोल मत देना। लेकिन शाओ चुनहाओ ने इस बार अलग बात कही। वो सिर्फ क्लासरूम के बुलीज ही नहीं बल्कि इस स्कूल के पूरे सिस्टम को तोड़ना चाहता था। उसने कहा कि वो मा शिहाओ की मदद करेगा उस आदमी को ढूंढने में जिसने उसके साथ धोखा किया, लेकिन बदले में मा शिहाओ को इस स्कूल के सारे रूल्स खुद खत्म करने होंगे। अगर उसने मना किया तो शाओ चुनहाओ तुरंत स्कूल छोड़ देगा और शहर भी छोड़ देगा। मा शिहाओ कुछ पल के लिए चुप हो गया क्योंकि डीमन स्कूल को तोड़ना आसान नहीं था और इस कमजोर शरीर से ये मुमकिन भी नहीं लग रहा था। उसने कहा, ये शरीर तो खुद ही लड़ाई में हाथ तोड़ लेता है। ये सुनकर शाओ चुनहाओ गुस्से में बोला, अगर इतना भरोसा नहीं है तो अलग हो जाते हैं। तभी दो लोग उनकी तरफ दौड़े, लेकिन मा शिहाओ ने उन्हें देखा तक नहीं। उसने घूमकर रेड कपड़े वाले को सीधे नीचे मारा जिससे वो दर्द से तड़प उठा। फिर उसने एक जोरदार पंच मारकर उसे हवा में उड़ा दिया। वो करीब 10 मीटर दूर जा गिरा। तभी एक और स्टूडेंट ने चेयर से हमला किया, लेकिन मा शिहाओ ने बॉडी हिलाकर बचा लिया और उसी पल उसका घुटना सीधे उसके चेहरे पर दे मारा। उसकी नाक टूट गई और वो गिर पड़ा। आसपास के स्टूडेंट्स हैरान रह गए क्योंकि क्लास के 2nd और 3rd रैंक वाले स्टूडेंट्स पूरी तरह हार गए थे। दोनों के पास येलो बैज था और अब वो जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। इस बार मा शिहाओ ने बिना सोचे शाओ चुनहाओ की बात मान ली। वो बदला लेने आया था और शाओ चुनहाओ इस सिस्टम को तोड़ना चाहता था। दोनों का मकसद एक हो गया। मा शिहाओ जोर से चिल्लाया, आज से डीमन स्कूल खत्म होगा। तभी अचानक क्लासरूम में ताली बजने की आवाज गूंजी। सब लोग उस तरफ देखने लगे। खुद मा शिहाओ भी हैरान था क्योंकि उसने ये बात मजाक में नहीं कही थी। जब उसने देखा तो क्लास प्रेसिडेंट खड़ा हंसते हुए ताली बजा रहा था। उसने अपने पैर मोड़कर एक झटके में उठकर खड़ा हो गया जैसे उसे कोई खास चोट नहीं लगी हो। वो धीरे धीरे मा शिहाओ के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, अच्छा, अब तुमने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया है। तुम्हें सच में अपनी जान की कोई परवाह नहीं है क्या? जैसे ही ये बात कही गई, क्लासरूम का माहौल तुरंत बदल गया। बाहर हॉलवे में शोर गूंजने लगा। सबको समझ आ गया कि फिर से एक तमाशा होने वाला है। जिसने पहले वेलकम फाइट जीती थी, वही नया लड़का फिर से चैलेंज कर रहा था। कुछ ही पलों में दरवाजे पर भीड़ जमा हो गई। स्टूडेंट्स खुद ही जगह खाली करने लगे। डेस्क और कुर्सियां साइड में खिसका दी गई और एक रफ सा रिंग बन गया। ये फाइट अब तय करने वाली थी कि पूरे ग्रेड में सबसे ताकतवर कौन है। तभी फूलों वाली शर्ट पहने आदमी ने अपना फोल्डिंग फैन खोला और बोला कि आज का बुकी वही होगा। बैटिंग शुरू हो गई। अगले ही पल जियांग शिंगताई ने 5 उंगलियां उठाई। 5 लाख का दाम। इतनी कॉन्फिडेंस देखकर सब दंग रह गए। वो खुद पर इतना बड़ा दाम लगा रहा था। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए सब उधार पर था, लेकिन उसके दिमाग में जीत पहले से तय थी। मोटा आदमी उसे देखकर आंख भरने लगा और बोला कि हर बार ऐसा ही करता है और कर्ज बढ़ाता जाता है। लेकिन जियांग शिंगताई को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा इस बार सब सूद समेत वापस कर देगा। उसके पीछे खड़े दोनों लोग उसे उकसा रहे थे, बॉस उसे खत्म कर दो, उसके हाथ भी तोड़ दो। यहाँ तक कि वो ब्लॉन्ड लड़का भी जिसे पहले किसने मारा था अब उसी के लिए चिल्ला रहा था, जैसे उसे अपनी बेइज्जती की कोई परवाह ही नहीं। मा शिहाओ ने जियाओ चुनहाओ की तरफ देखा और हल्के मजाक में कहा कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तुम्हारे लिए कोई चीयर भी नहीं कर रहा। जियाओ चुनहाओ ने गंभीर आवाज में कहा कि फाइट को सीरियस लेना, ये एक डील है। अगर तुम जीते और स्कूल के नियम तोड़े तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो सब खत्म, मैं शहर छोड़ दूंगा। मा शिहाओ ने जीप चटकाई और उसे बेकार प्लान कहकर मजाक उड़ाया। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। आज वो दिखाने वाला था कि असली डेमन किंग कैसा होता है। वो क्लास प्रेसिडेंट के सामने खड़ा हो गया। उसकी मौजूदगी जरा भी पीछे नहीं हट रही थी। जियांग शिंगताई ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा कि डेमन स्कूल को तोड़ना किसी मामूली इंसान की बात नहीं है। मा शिहाओ हंसा और बोला कि वो नीचे से शुरू करेगा, एक एक कदम आगे बढ़ेगा और ये मजेदार होगा। अगले ही पल उसने पहला हमला किया। उसका लेफ्ट पंच हवा को चीरते हुए सीधा चेहरे की तरफ गया, लेकिन जियांग शिंगताई ने हल्का सा शरीर मोड़कर उसे आसानी से बचा लिया। तभी मा शिहाओ समझ गया कि सामने वाला कोई आम लड़का नहीं है। उसकी रिएक्शन स्पीड बहुत तेज थी। उसने फिर से अटैक किया, लेकिन हर बार जियांग शिंगताई बच गया। सारे अटैक बेकार जा रहे थे, लेकिन मा शिहाओ गुस्सा होने के बजाय उत्साहित हो गया। उसने कहा कि रेड बैज लेवल पर सच में दम है। तभी जियांग शिंगताई ने जवाब में एक तेज पंच मारा जो सीधे उसके गाल पर लगा। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मा शिहाओ को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। 9.55 सेकंड में 3 पंच सभी साफ लगे। फिर वो तुरंत पीछे हट गया। उसका फुटवर्क पानी की तरह स्मूथ था, हर मूव बिल्कुल सही था। मा शिहाओ समझ गया कि ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाला फाइटर है। उसके पंच सीधे और कंट्रोल में थे।
ये ईस्टर्न स्टाइल बॉक्सिंग थी। उसके साथी उसकी तारीफ कर रहे थे। उसका रिकॉर्ड भी बताया गया, 20 मैच, 17 जीत, 1 ड्रॉ, 2 हार और 15 साल की उम्र में ही चैंपियन बन चुका था। इसलिए सबको लग रहा था कि जियाओ चुआन हाओ के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। मा शीहाओ चिढ़ गया। अगर उसका पुराना शरीर होता तो 2 पंच में खत्म कर देता। तभी जियांग शिंगताई ने हंसते हुए कहा कि तुम डर गए हो, और उसने उसे नीचा दिखाने के लिए सिर्फ एक हाथ से लड़ने का फैसला किया। ये साफ अपमान था। मा शीहाओ गुस्से में आ गया। तभी जियांग शिंगताई अचानक सामने आया और एक साफ जब मारा, बहुत तेज और ताकतवर। मा शीहाओ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका पंच कमजोर पड़ा। फिर एक और पंच उसके पेट में लगा। जियांग शिंगताई हर हिट के बाद दूरी बना लेता और सही टाइम पर फिर हमला करता। लगातार हिट खाने के बाद मा शीहाओ समझ गया कि अगर वो ऐसे ही डिफेंस करता रहा तो हार जाएगा, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। उसने अचानक अपना टारगेट बदला और पैर पर हमला किया। उसने जियांग शिंगताई के पैर पर जोर से कदम मारा, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया। फिर उसने उसके एंकल पर लगातार किक मारनी शुरू कर दी। अब वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। भीड़ हैरान रह गई। फाइट का रुख बदलने लगा। गुस्से में आकर जियांग शिंगताई ने अपना दूसरा हाथ भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि उसने पहले कहा था कि वो सिर्फ एक हाथ से लड़ेगा। मा शीहाओ मुस्कुराया, क्योंकि उसने उसे मजबूर कर दिया था। फिर जियांग शिंगताई ने पूरी ताकत से पंच मारा। मा शीहाओ पीछे हिला, लेकिन गिरा नहीं। अगला पंच और भी खतरनाक था, लेकिन इस बार मा शीहाओ ने उसे सीधे अपने चेहरे से झेल लिया। उसी पल उसने उसका हाथ पकड़ लिया और ठंडी आवाज में कहा कि अब तुम्हारी टांग काम नहीं कर रही, अब मेरी बारी है। उसने शरीर घुमाकर एक जोरदार काउंटर पंच मारा, जो सीधे उसके चेहरे पर लगा। जियांग शिंगताई का शरीर हवा में उछल गया, जैसे तोप से निकला हो। उसी के साथ फाइट खत्म हो गई। मा शीहाओ ने जीत हासिल कर ली। 2 लड़ाइयां, 2 जीत, और वो क्लास 1-4 का नया क्लास प्रेसिडेंट बन गया। यह एक ऐसा स्कूल था जहां सब कुछ मुक्कों से तय होता था, लेकिन उसी साल क्लास 1-4 अलग बन गई। उनका नया नियम बहुत सरल था, कोई कैंपस वायलेंस नहीं। अब रैंक और ऑर्डर मुक्कों से तय नहीं होंगे। इस क्लास में सब बराबर होंगे। उसी समय दूसरे और तीसरे रैंक वाले स्टूडेंट्स ने कुर्सी उठाकर जियाओ चुआन हाओ को ऊपर उठा लिया। वो पूरी तरह हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। तभी ब्लॉन्ड लड़का आया और दोनों को जोर से मारा। बोला कि बॉस का सिर 90 डिग्री झुका दिया क्या। दोनों नाराज थे, क्योंकि अब कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी उन्हें मारा जा रहा था। ब्लॉन्ड लड़का सीना तानकर बोला कि वो बॉस का नंबर 1 सबऑर्डिनेट है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियाओ चुआन हाओ को साफ याद था कि मा शीहाओ ने उसे सिर्फ लैकी कहा था, लेकिन ब्लॉन्ड लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए इतना काफी था कि उसे अब एक मजबूत सहारा मिल गया था, और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। फिर जब शाओ चुआन हाओ ने देखा कि वो क्लास लीडर बन गया है, तो यह वही नतीजा नहीं था जो वो चाहता था। उसने कभी लीडर बनने के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन मा शीहाओ ने शांत आवाज में समझाया कि अगर इस स्कूल को बदलना है तो ताकत के जरिए नया नियम बनाना ही पड़ेगा। ये सुनकर शाओ चुआन हाओ को समझ नहीं आया, और उसने कहा कि अगर हमें इस डेमन स्कूल को खत्म करना है तो बस इसे नॉर्मल बना देना ही काफी नहीं होगा। मा शीहाओ ने लंबी सांस ली और कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ बातें करने या स्पीच देने से बदलाव आ जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें इस स्कूल के सबसे ऊपर खड़ा होना होगा, तभी तुम इसके नियम बदल सकते हो। ये बात सुनकर शाओ चुआन हाओ अंदर से हिल गया, क्योंकि मा शीहाओ का तरीका बहुत पागलपन भरा लग रहा था। तभी मा शीहाओ ने उसका सिर पकड़कर कहा कि स्कूल मैं संभाल लूंगा, अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। इसका बाद दोनों फिर से फॉन्टियन हॉस्पिटल पहुंचे और शाओ चुआन हाओ एक बार फिर आईसीयू में गया, जहां मा शीहाओ का असली शरीर अब भी बेहोश हालत में पड़ा था। साफ दिख रहा था कि यह किसी साजिश का नतीजा है। तब शाओ चुआन हाओ ने पूछा कि क्या तुम्हारे स्कूल में कोई दुश्मन था? मा शीहाओ ने सोचा और हंसते हुए कहा कि दुश्मन तो बहुत थे, क्योंकि वो बहुत लड़ाइयां करता था। उसने कुछ नाम भी बताए, जैसे तीसरे साल का क्वान ची योंग और दूसरे साल का योंग सिक, और कहा कि ऐसे और भी बहुत लोग हैं। सच तो ये है कि स्कूल में ऐसा कोई ढूंढना मुश्किल है जिसे उसने कभी नहीं पीटा हो। इतने सारे दुश्मनों के बीच शाओ चुआन हाओ ने एक दराज खोली और सोचा कि शायद कोई सुराग मिल जाए। उसे एक टूटा हुआ फोन मिला। उसने मा शीहाओ से कहा
कि इसे चालू करो। और फिर उसने उसका सोशल मीडिया खोला। वहां बहुत सारी पोस्ट थी। ज्यादातर फोटो में माशी हाउ अपने साथियों के साथ था और कैप्शन में लिखा था कि हम एक ही नाव में पैदा नहीं हुए, लेकिन हम परिवार हैं। ये देखकर शाओ चुआन हाउ को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये सब बहुत ओवर लगा। माशी हाउ ने बताया कि ये उनका ग्रुप था जिसे डेमन किंग क्लैन कहा जाता था। वे साथ हंसते थे, साथ लड़ते थे और साथ खून बहाते थे, और वो आज भी उन दिनों को याद करता है। तभी अचानक एक लड़की ने फोन छीन लिया। शाओ चुआन हाउ ने मुड़कर देखा तो वो एक लंबे बालों वाली लड़की थी। उसे देखते ही वो थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसने उसे पहले स्कूल गेट पर देखा था। लड़की ने गुस्से में पूछा कि उसके भाई का फोन उसके पास क्यों है। ये सुनकर शाओ चुआन हाउ समझ गया कि वो माशी हाउ की बहन है। उसने पीछे देखा, लेकिन माशी हाउ गायब था। लड़की ने फिर पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है और कौन है। शाओ चुआन हाउ घबराकर बोला कि कोई उसे यहाँ भेजा है। इतना सुनते ही लड़की ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो कुछ समझ ही नहीं पाया और वहीं खड़ा रह गया। फिर लड़की ने अपना बैग उठाकर उसे मारना शुरू कर दिया। इतनी खूबसूरत लड़की का इतना हिंसक होना उसने सोचा भी नहीं था। कुछ ही सेकंड में उसने उसे कमरे से बाहर फेंक दिया और गुस्से में बोली कि जाकर जीन टोंग से कह देना कि वो इस हफ्ते पैसे दे देगी और उसे परेशान करना बंद करे। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। शाओ चुआन हाउ कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये जीन टोंग कौन है। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई और एक बड़ा सा आदमी उसके पास आया और बोला कि वही जीन टोंग है। वो आदमी बहुत ताकतवर दिख रहा था। शाओ चुआन हाउ कुछ बोल नहीं पाया और वो आदमी सीधे कमरे में चला गया। उसे देखकर शाओ चुआन हाउ को लगा कि उसने उसे पहले भी देखा है। थोड़ी देर में उसे याद आया कि वो माशी हाउ का पुराना आदमी था। फिर वो चुपके से दरवाजे के पास गया और अंदर झांकने लगा। अंदर माशी हाउ की बहन अपने भाई का ख्याल रख रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने पीछे देखा और जीन टोंग को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जीन टोंग ने गुस्से में कहा कि उसे भाई कहना चाहिए, लेकिन वो चुप रही। जीन टोंग ने गाली दी और कहा कि वो समझ नहीं पाता कि उधार देने वाला होने के बाद भी उसे ही नफरत क्यों मिलती है। असल में लड़की एक दुकान पर काम करती थी, लेकिन उसकी सैलरी लेट हो गई थी, इसलिए वो समय पर पैसे नहीं दे पाई और सिर्फ 2 दिन लेट होने पर जीन टोंग ने 15% ब्याज जोड़ दिया। लड़की गुस्से में बोली कि ये बहुत ज्यादा है और उसने उसे अपने भाई का दोस्त कहा। लेकिन जीन टोंग ने माशी हाउ की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर उसके चेहरे पर थूक दिया। ये देखकर शाओ चुआन हाउ पूरी तरह हैरान रह गया। लड़की भी ये देखकर सन्न रह गई। जीन टोंग ने कहा कि उसने कभी माशी हाउ को दोस्त नहीं माना और उसके लिए वो सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो लड़ सकता था। पहले जब भी उन्हें कोई परेशानी होती थी तो बस उसे बुला लेते थे और वो आकर सब संभाल लेता था। फिर वो हंसते हुए बोला कि चाहे सामने खुद नरक का राजा ही क्यों ना हो, वो बिना सोचे सीधा लड़ने चला जाता था। इससे अच्छा किराए का लड़ाका कोई नहीं मिल सकता। ये सुनकर माहा गुस्से से दांत भींच लेती है और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत जीन टोंग के सामने कुछ भी नहीं थी। जीन टोंग की नजर में माहा बस एक बेकार इंसान थी, क्योंकि उसने पैसे उधार लिए थे और वापस नहीं किए थे, और ऐसे लोगों के लिए उसका तरीका बहुत सीधा था, बेरहमी से मारो जब तक पैसे निकल ना जाए। जैसे ही वो उसे मारने वाला था तभी एक डॉक्टर अंदर आ गया और तुरंत मरीज की हालत पूछने लगा। वह और नर्स मिलकर माशी हाउ को चेक करने लगे और पीछे चल रही बहस को नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर के आने से जीन टोंग का मूड खराब हो गया और जाते जाते उसने कहा कि आज के लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन समय पर पैसे चुका देना। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि मरीज की हालत स्थिर है और हैरान होकर बोला कि किसी ने अभी कहा था कि हालत गंभीर है। ये सुनते ही माहा को तुरंत शाओ चुआन हाउ याद आया। उसी समय शाओ चुआन हाउ जीन टोंग को जाते हुए देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि क्या यही वो लोग हैं जिन्हें माशी हाउ परिवार कहता था। उसके लिए तो वो बस कचरा था। तभी उसे पीछे कुछ अजीब लगा और उसने मुड़कर देखा तो माशी हाउ बेहद गुस्से में था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि वो अभी कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। उस दोपहर दोनों फिर से फॉन्टियन हाई स्कूल लौटे और उसने येलो हेयर को ढूंढकर जीन टोंग के बारे में पूछा। वो जानना चाहता था कि वो कैसा इंसान है, उसकी ताकत कितनी है और उसके पीछे कौन है। ये सुनकर येलो हेयर बहुत खुश हो गया और बोला कि बॉस, आपने तो काफी आगे तक सोच लिया है। उसने बताया कि 1 साल पहले तक डेमन किंग का ग्रुप पूरे स्कूल पर राज करता था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद स्कूल कई हिस्सों में बंट गया और अब अलग अलग ग्रुप
राज करते हैं। उनमें सबसे ताकतवर शियाशान ग्रुप है और जीन टोंग उसका लीडर है। उसकी ताकत के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना सबको पता है कि वो बहुत खतरनाक है। ये सब सुनकर शाओ चुआन हाओ को शक हुआ कि शायद उसी ने माशी हाओ को फंसाया होगा। तभी पास के कमरे से शोर सुनाई दिया और दोनों ने अंदर झांका तो देखा कि कुछ लोग जेंग शुंग ताई को पीट रहे हैं। वो धीरे से उठ खड़ा हुआ, लेकिन घायल पैर की वजह से ठीक से लड़ नहीं पा रहा था। सामने शियाशांग ग्रुप के लोग खड़े थे और फूलों वाली शर्ट वाला आदमी बोला कि उधार लिया पैसा समय पर लौटाना पड़ता है। 50,000 का कर्ज अब ब्याज के साथ 3 लाख हो गया है। ये सुनकर जेंग शुंग ताई भी चौंक गया और हंसकर बोला कि उसके पास पैसे नहीं है। तब उन्होंने उसे ऑफर दिया कि उनके साथ काम करे और धीरे धीरे कर्ज चुकाए। ये सुनकर वो जोर से हंस पड़ा और बोला कि क्या वो उनके जैसा कुत्ता बन जाएगा। ये सुनते ही सब गुस्से में आ गए और एक आदमी उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन जेंग ने उसे आसानी से बचाकर पेट में जोरदार मुक्का मारा और वो बेहोश हो गया। फिर वो सीधे उनके लीडर पर हमला करने दौड़ा, लेकिन घायल पैर की वजह से उसकी ताकत पूरी नहीं निकल पाई और मोटे आदमी ने उसे एक लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर बाकी लोग भी उस पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह पीटने लगे। ये सब देखकर शाओ चुआन हाओ कुछ नहीं कर पाया और बस खड़ा रहा। उसे लगा कि जो जेंग ने पहले किया था उसके बाद ये होना ही था, इसलिए उसने मदद करने का फैसला नहीं किया। जेंग अब खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अगर उसका पैर घायल न होता तो वो उन्हें हरा देता। ये सुनकर पार्क मैन सू को ध्यान आया और उसने उसके पैर को पकड़ लिया और अपने आदमियों से उसे पकड़ कर रखने को कहा। वो उसका पैर तोड़ देना चाहता था ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक येलो हेयर लड़का अंदर आया और जोर से बोला कि क्लास 1-4 के किसी को हाथ लगाना मौत को बुलाना है। उसका एंट्री काफी दमदार था, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे एक लात पड़ी और वो उड़कर गिर गया। सब हंसने लगे और उसे बेवकूफ कहने लगे। ये देखकर शाओ चुआन हाओ वहां से जाने लगा ताकि किसी टीचर को बुला सके। तभी येलो हेयर ने उसे आवाज दी और कहा कि वो अकेले सब संभाल सकता है। जैसे ही उसने ये कहा, पार्क मैन सू ने उसे देख लिया और उसके आदमियों से उसे पकड़कर रखने को कहा। एक ने आकर शाओ चुआन हाओ का कॉलर पकड़ लिया और उसे मारने वाला था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने कंट्रोल बदलने का फैसला किया। तभी थाप उसे टकराने की आवाज आई और उसने उस आदमी का सिर लोहे के दरवाजे पर दे मारा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, वो हिल भी नहीं पा रहा था और अगला वार सीधे पड़ा। जोरदार आवाज के साथ वो घुटनों पर गिर गया और बेहोश हो गया। ये देखकर येलो हेयर मन ही मन मुस्कुराया कि अब बॉस आ गया है तो ये सब खत्म है। माशी हाओ ने दरवाजा खोलते हुए अंदर कदम रखा और उसकी आंखों में जोश चमक रहा था। एक और लड़ाई शुरू होने वाली थी और उसे ये एहसास बेहद अच्छा लग रहा था। जोरदार आवाज के साथ उसने आयरन डोर पूरी तरह खोल दिया। जीन टोंग के बिट्रेयल के बारे में जानने के बाद से उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। अब वो इस छोटे से रूम में अपना सारा गुस्सा निकालना चाहता था। तभी एक अनलकी थग अकेला उस पर अटैक करने दौड़ पड़ा। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि उसके सामने खड़ा आदमी एक बफ्ड अर्बन डीमन किंग माशिहा है। कमर घुमाकर क्लीन टर्न लेते हुए उसने एक हैवी पंच सीधा उसके फेस पर दे मारा। जैसे ही पंच लगा, हल्की क्रैक की आवाज आई। थग 10 मीटर दूर उड़कर पीछे खड़े लोगों से टकरा गया, जिससे उस पंच की पावर साफ दिख रही थी। सबके नजर में माशिहा की प्रेजेंस ओवरवेलमिंग थी। राइट आर्म फ्रैक्चर होने के बावजूद उसकी कॉम्बैट पावर जरा भी कम नहीं हुई थी। उसने उंगली से इशारा किया कि सब एक साथ आ जाएं। आज वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन इन पर निकालना चाहता था, लेकिन पार्क मैन सू काम रहा। वो खुद भी एक एक्सपीरियंस थग था, एक ट्रांसफर स्टूडेंट से डरने वाला नहीं था। ऊपर से उनके पास क्लियर नंबर एडवांटेज था, ज्यादा से ज्यादा 1 के सामने 4। उसकी बात सुनकर जीन शंताई तुरंत उठ खड़ा हुआ। अब 4 के सामने 2 हो गए। फिर येलो हेयर लड़का भी आ गया तो 4 के सामने 3 हो गए। लेकिन जीन शिंग ताई की नजर में वो आधा फाइटर ही था, यानी प्रैक्टिकली 4 के सामने 2.5। पर माशिहा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ फुल फाइट चाहिए थी। उसने चिल्लाकर कहा, आओ फाइट करो छोटे पंक्स। उसकी आईज में पागलपन था और वही लुक पार्क मैन सू को भी थोड़ी देर के लिए डरा गया। लेकिन छोटे ठग सिचुएशन की सीरियसनेस नहीं समझ पाए और सीधे अटैक करने दौड़ पड़े, जिससे साफ दिखता था कि छोटे गुंडों और रियल फाइटर्स में कितना फर्क होता है। तभी सही समय पर पार्क मैन सू ने रोक दिया। बस काफी है, इससे मत लड़ो। और वो अपने लोगों को लेकर चला गया। जाते जाते उसने तीनों को घूर कर कहा, मैंने तुम तीनों के फेसेस याद रख लिए हैं। मुझे फाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगली बार क्राउडेड प्लेस में लड़ेंगे ताकि मैं बेट्स लगा सकूं। 10 मिनट्स बाद वे लोग ग्राउंड के कॉर्नर में बैठकर बात करने लगे। जिंग शाई की इन्फॉर्मेशन से शाओ चुआन हाओ को पता चला कि स्कूल में गैम्बलिंग एक्टिविटीज पार्क मैन सू मैनेज करता है। इस पर उसने पूछा,
अगर वो सिर्फ मैनेज करता है तो उसे सिर्फ ब्रोकरेज फी लेनी चाहिए। तब जिंग शांगटाई ने समझाया कि गैम्बलिंग तो बस उनका एक पार्ट है, असली काम लोन शार्किंग है। वे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं जो देखने में लेजिट लगते हैं, फिर सीक्रेटली पेरेंट्स के सीज लगाकर स्टूडेंट्स को ट्रैप करते हैं, उनकी कम फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग का फायदा उठाकर उन्हें पैसे बोरो करवाते हैं और फिर ह्यूज इंटरेस्ट जोड़ते जाते हैं। धीरे धीरे इंटरेस्ट ओरिजिनल अमाउंट से कई गुना हो जाता है। कई स्टूडेंट्स पैसे रीपे ना कर पाने के कारण स्कूल छोड़कर चले गए, कुछ फैमिलीज तो सिटी ही छोड़ गई। और सबसे गंदा काम तब शुरू होता है जब लोग पूरी तरह रीपे नहीं कर पाते। तब वे डेट का प्रेशर डालकर स्टूडेंट से चोरी एरेंड्स और शेडी वर्क करवाते हैं और धीरे धीरे उन्हें शासन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लेते हैं। अभी इस ग्रुप में 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं और ये एक फुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। अगर कोई काम इलीगल नहीं है तो वे उसे छूते भी नहीं। उनके लीडर का एक ही रूल है, मनी एवरीथिंग नहीं है, लेकिन बिना मनी के तुम कुछ भी नहीं हो। उसी समय जीन टोंग के सामने एक डरा हुआ स्टूडेंट बैठा था। उसने एक किक मारकर उसे उड़ा दिया और फिर लोन कॉन्ट्रैक्ट निकाला जिसमें साफ लिखा था, तुमने 3 मिलियन बोरो किए थे, अब तुम्हें 21 मिलियन रिपे करने हैं। उस आदमी ने धीरे से कहा कि उसके पास अब कोई पैसा नहीं बचा। उसने जो 3 मिलियन वॉन उधार लिया था वो पहले ही चुका है, बाकी सब सिर्फ इंटरेस्ट है। जीन टोंग ने ताना मारते हुए कहा कि उसे ऐसे लोगों से बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बिना सजा दिए छोड़ देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं होगा। उसने उस आदमी को हाथ आगे करने को कहा। वो जलती हुई सिगरेट से उसे सबक सिखाने वाला था, लेकिन फिर उसने ठंडे स्वर में कहा कि अगर पैसे उधार लिए हैं तो समय पर चुकाओ, और अगर नहीं चुका सकते तो मेरे लिए स्लेव बनकर काम करो और कर्ज उतारो। अगर वो मना करता तो उसके लिए आगे सिर्फ हेल जैसा हाल होता। इसके बाद जीन टोंग ने उसे दफा होने को कहा और आदेश दिया कि अब से हर दिन स्कूल शुरू होने से पहले यहाँ रिपोर्ट करें। जोर की आवाज के साथ आईओयू को सेफ में फेंक दिया गया, जहां पहले से लोन कॉन्ट्रैक्ट्स के 2 मोटे ढेर रखे थे। सेफ का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अगर ये सारा पैसा वसूल हो गया तो वो जल्दी ही एक छोटा टाइकून बन जाएगा। थोड़ी देर बाद पार्क मिन्सू ने उस दिन की सारी घटना जीन टोंग को बताई। जीन टोंग चिढ़ गया और बोला कि तुम 5 लोगों को लेकर गए और खाली हाथ लौट आए। पार्क मिन्सू ने कहा कि समस्या हल करना मुश्किल नहीं है, अगर बॉस थोड़ा पैसा खर्च करे तो वो तुरंत काम खत्म कर सकता है। जवाब में उसे एक जोरदार थप्पड़ मिला। ये बेवकूफ इतनी बड़ी रकम मांगने की हिम्मत कर रहा था मानो मरने की इच्छा हो। पार्क मिन्सू की आंखों में डर भर गया। उसने गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं की और बस बार बार सिर हिलाकर वादा किया कि वो इस काम को सही तरीके से निपटा देगा। कैसे करेगा ये पूरी तरह उस पर है और वो ग्रुप के किसी भी आदमी को इस्तेमाल कर सकता है। मकसद साफ था, उन्हें दिखाना कि पैसा कितना डरावना हो सकता है। इसी बीच वो कन्वीनियंस स्टोर पर कुछ खरीदने गया। माशी हाउ गुस्से से उबल रहा था और कह रहा था कि उन्हें उन लोगों को जाने ही नहीं देना चाहिए था। पहले उन्हें कुचल देना चाहिए था और फिर सीधे जीन टोंग को चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका इससे क्या लेना देना। उसने उनसे 1 रुपया भी उधार नहीं लिया और ये उसका काम भी नहीं कि वो इसमें दखल दे, भले ही इसे लोन एक्सटॉर्शन कहा जाए। सच ये था कि सबने खुद ही पैसे उधार लिए थे। ये सुनकर माशी हाउ और ज्यादा भड़क गया और उसे कायर कहा, बिना बैकबोन वाला इंसान। उसने कहा कि उसने इतना बेकार आदमी कभी नहीं देखा। वो बहस करने के मूड में नहीं था। अगर माशी हाउ उसके शरीर का इस्तेमाल करके लड़ेगा तो चोट उसी को लगेगी और उसका हाथ अभी भी दर्द कर रहा था। झगड़ा टालने के लिए वो काउंटर पर भुगतान करने गया, लेकिन उसे देखकर वो हैरान रह गया क्योंकि कैशियर माहा थी जो वहां पार्ट टाइम काम कर रही थी। वो एक पल के लिए रुक गया। इतनी बड़ी कोइंसिडेंस की उम्मीद नहीं थी। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माहा ने बेबस नजर से कहा कि तुम ही तो इस स्टोर में आए हो। फिर उसने पूछा, क्या उसके पास थोड़ा टाइम है? क्या वो थोड़ी देर उससे बात कर सकता है? 3 मिनट बाद वो उसके साथ स्टोर के पीछे गया और उसकी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी देखकर हैरान रह गया। उसने उसे कैजुअली देखा और कहा, बेवकूफ, जल्दी से अपनी कोला पी लो, ये मेरी तरफ से है, घूरना बंद करो। उसने तुरंत कैन खोली और एक घूंट लिया, मन में सोचते हुए कि माहा बिल्कुल माओ जैसी नहीं है, बल्कि वो सरप्राइजिंगली क्यूट है, बिल्कुल उसके टाइप की। फिर माहा ने हॉस्पिटल वाली स्लैब की बात छेड़ी। वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और बोला कि वो इसकी आदत डाल चुका है। उस समय की सिचुएशन को देखते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग होना नॉर्मल था और उसने उसे ब्लेम नहीं किया। स्कूल के पहले दिन से ही उसे लगातार पीटा जा रहा था। जो भी उसे देखता पंच मारने को तैयार रहता, इसलिए बिना अपॉलॉजी के भी
सब ठीक था, लेकिन माहा की अगली बात ने उसे चौंका दिया। उसने कहा कि मैंने कब कहा कि मैं माफी मांग रही हूँ? हाँ, तुम्हें मारना ठीक नहीं था। किड, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? वह वहीं रुक गया। उसने उसे किड कहा, जबकि दोनों लगभग एक ही उम्र के लगते थे। बस इन दो बातों से वह 100% श्योर हो गया कि वह माँ शिहा की छोटी बहन है। वही बैड मैनर्स। माहा लगातार पूछती रही कि वह उसके भाई के हॉस्पिटल रूम में क्यों था। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा कि सच बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे भाई के साथ ये सब एक्सीडेंट था? माहा की आंखें फैल गई। क्या इसके पीछे कुछ और भी था? तभी एक कस्टमर आ गया और उनकी बात बीच में रुक गई। माहा जैसे ही जाने लगी, उसने उसे रोका और पूछा कि उसने जीन टोंग से पैसे क्यों उधार लिए। उसे कोई जवाब नहीं मिला और वह वापस स्टोर में चली गई। लेकिन उसका जवाब तुरंत माँ शिहा ने पीछे से दे दिया कि उसने पैसे उसी की वजह से उधार लिए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। माँ शिहा कोमा में था और किसी को उसकी भारी मेडिकल और हॉस्पिटल कॉस्ट उठानी थी। 4% वार्ड का खर्च उठाने के लिए माहा को पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ी। एक लड़की के लिए यह काम बहुत थकाने वाला था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर महीने मेडिकल खर्च मिलाकर 1 मिलियन वन से ज्यादा हो जाता था। किसी तरह बिल्स भरने के लिए माहा एक साथ 4 जॉब्स कर रही थी, यहाँ तक कि वह वहीं हॉस्पिटल रूम के छोटे बेड पर सोती थी। यह सब जानकर उसे एहसास हुआ कि माहा कितनी मुश्किल जिंदगी जी रही है। भाई होने के बावजूद माओ उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और उल्टा उसी पर डिपेंड था। उसे माहा सच में अमेजिंग लगी। दोनों एक ही उम्र के थे, लेकिन उसकी जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कठिन थी। लेकिन ये सुनकर माँ शिहा को शक हुआ और उसने पूछा कि ये कैसी नजर है? क्या वह उसकी बहन के लिए सिंपैथी फील कर रहा है या उसे पसंद करने लगा है? अगले ही पल उसने उसका गाल पकड़कर ऊपर खींचा और कहा, अपनी औकात में रहो। तुम जैसे लूजर मेरी बहन के लायक नहीं हो। उसका चेहरा लाल हो गया। उसके मन की बात तुरंत पकड़ ली गई थी और वह मान नहीं सकता था, नहीं तो पिटाई तय थी। इसलिए उसने चिल्लाकर कहा कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए जान लगा रही है, क्या तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? माओ के होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा कि यही सुनना चाहता था। वह और ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या प्लान कर रहा है। आधे घंटे बाद माँ शिहा उसे एक कैबिनेट के सामने ले गया जिसमें लग्जरी आइटम्स और गोल्ड ब्रेसलेट्स रखे थे। उसने कहा कि अगर ये सब बेच दे तो कर्ज चुक सकता है। फिर उसने अपने लगभग पारदर्शी हाथों की तरफ देखा और कहा कि इस हालत में वह खुद कुछ नहीं कर सकता। ये कहते हुए वह थोड़ा शर्मिंदा हो गया और शाओचवाना से कहा कि उसकी बहन तक मैसेज पहुंचा दे और उसका धन्यवाद कहे। ये सुनकर वह पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना स्ट्रॉन्ग माँ शिहा भी प्लीज कहेगा। लेकिन वह मजाक करने की मूड में नहीं था। अभी सबसे जरूरी था इन सामान को बेचने का तरीका ढूंढना। लकीली माँ शिहा पहले काफी अमीर था और उसने काफी वेल्थ जमा कर रखी थी। जैसे ही वे सेकेंड हैंड मार्केट जाने वाले थे, तभी पीछे से आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो लिटिल येलो हेयर और जांग शान ताई भागते हुए आ रहे थे। समझ नहीं आया कि वे इतने घबराए हुए क्यों है। वह उन्हें ग्रीट करने ही वाला था कि दोनों उसके पास से भागते हुए निकल गए और चिल्लाए, भागो, हमारे पीछे पूरा ग्रुप पड़ा है। उसने पीछे देखा तो उसकी आंखें फैल गई। एक बड़ा ग्रुप उनकी तरफ दौड़ रहा था और सबके चेहरे पर किलिंग इंटेंट था। वह तुरंत भागा और उसके दिमाग में बस एक सवाल था, आखिर हुआ क्या है और ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? जैंग शाई गुस्से में था क्योंकि किसी ने उन्हें प्रोवोक कर दिया था। उनकी बाउंटी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल दी गई थी। लिटिल येलो हेयर भी गुस्से में था क्योंकि ये साफ टारगेटेड हंट थी और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा था। प्लेटफॉर्म का नाम कैच द गोल्डन गॉब्लिन था और टोटल बाउंटी 3 मिलियन वन थी। लिटिल येलो हेयर पर 5000 वन का बाउंटी था जिसका नाम ब्रोकली गॉब्लिन रखा गया था। जैंग शानी पर 1 मिलियन वन का बाउंटी था स्क्विंटी आइड गॉब्लिन नाम से, और सबसे ज्यादा 1.8 मिलियन वन का बाउंटी उस पर था जिसे वन आर्म्ड गॉब्लिन कहा गया। इवेंट का टाइटल था कैंपस में छिपे गोल्डन गॉब्लिन्स को ढूंढो और पकड़ो, रिवॉर्ड पाओ। ये सब पार्क मेंसू की प्लानिंग थी ताकि उसे खुद कुछ ना करना पड़े। जीन टोंग इस ऑपरेशन से बहुत खुश था क्योंकि उसके हिसाब से बस कुछ क्लिक से ही तीनों पकड़े जाएंगे। जैसे ही बाउंटी फैली, पूरा स्कूल पागल हो गया क्योंकि 3 मिलियन वन किसी को भी लालच में डालने के लिए काफी था। अभी के लिए इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हाइप, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।